नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम नागरिक शास्त्र सिविक्स का वो अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसके बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर अधूरा है। भारतीय संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताएं। अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्नों का ट्रेंड देखेंगे तो इस अकेले टॉपिक से आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम कोई भारी भरकम किताबी परिभाषाएं नहीं रटेंगे। आज हम कहानी की तरह समझेंगे कि कैसे 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, हमारी संविधान सभा कैसे बनी, एक डॉ. अंबेडकर की प्रारूप समिति ने क्या काम किया और हमारे मूल अधिकारों का क्या महत्व है। इस क्लास का पैटर्न बहुत सिंपल रहेगा। पहले हम 30 से 40 मिनट पूरे कॉन्सेप्ट को और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को शॉर्ट ट्रिक्स के साथ दिमाग में लॉक करेंगे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। 2. संविधान। भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देश का सर्वोच्च कानून है जो सरकार के अंगों की संरचना, शक्तियों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों का निर्धारण करता है। भारतीय संविधान का निर्माण मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस अध्याय से सीधे तौर पर तिथियों, समितियों और सभा के सदस्यों से जुड़े फैक्ट्स पूछे जाते हैं। परीक्षा के सटीक दृष्टिकोण से इसके क्रमवार शॉर्ट नोट्स नीचे दिए गए हैं। 1. पृष्ठभूमि और मांग। प्रथम विचार। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में एन राय ने दिया था। ब्रिटिश स्वीकृति। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 1940 के अगस्त प्रस्ताव में सैद्धांतिक रूप से इस मांग को स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन 1946। इसी मिशन की सिफारिशों के आधार पर भारत की संविधान सभा का व्यावहारिक रूप से गठन हुआ। इस मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। 2. संविधान सभा का गठन और चुनाव। कुल सीटें। शुरुआत में कुल 389 सीटें तय की गईं, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 मुख्य आयुक्त के प्रांतों से। चुनाव की पद्धति। यह सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित थी। इसका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। सीटों का निर्धारण। प्रत्येक प्रांत और रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थीं, मोटे तौर पर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 सीट। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई से अगस्त 1946 में हुए। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 एवं छोटे दलों व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें प्राप्त हुई। विभाजन के बाद। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 रह गई थी। 3 महत्वपूर्ण बैठकें और घटनाक्रम। की सेशंस। 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक। इसमें केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। बी.एन. राव को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, जो आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रिएम्बल बना। 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया। 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हुआ और सभा द्वारा इसे अंगीकृत एडॉप्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी दिन राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। संविधान सभा के पहले प्रवक्ता डॉक्टर राधाकृष्णन थे। संविधान सभा में 9 महिला सदस्य, सभी कांग्रेस पार्टी से
तथा अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। संविधान सभा की कुल 11 अधिवेशन तथा 165 बैठक हुई। अंतरिम संसद के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इन्हें लोकसभा के पिता भी कहा जाता है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, मेजर कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान के निर्माण के विभिन्न कार्यों को कुशलतापूर्वक निपटाने के लिए संविधान सभा ने 8 बड़ी, मेजर और कई छोटी समितियों का गठन किया था। परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्षों की सूची नीचे दी गई है। 1. बड़ी समितियां और उनके अध्यक्ष, मेजर कमिटीज, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी। डॉक्टर B.R. अंबेडकर, संविधान का प्रारूप, ड्राफ्ट, बाबा साहेब ने तैयार किया। संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर्स कमिटी, जवाहरलाल नेहरू, केंद्र संघ की शक्तियां देश के पहले PM नेहरू के पास थीं। संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, जवाहरलाल नेहरू झा भी, संघ शब्द आए, वहां उत्तर आमतौर पर नेहरू जी होंगे। प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतों और रियासतों को एकजुट करने का काम लौह पुरुष पटेल जी ने किया। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय सलाहकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के मुख्य रक्षक पटेल जी थे। प्रक्रिया नियम समिति, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के नियमों और प्रक्रिया को अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ही संभालते हैं। संचालन समिति, स्टीयरिंग कमिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का संचालन उसके स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने किया। राज्य संबंधी समिति, स्टेट्स कमिटी, जवाहरलाल नेहरू, राज्यों से बातचीत करने वाली समिति के प्रमुख नेहरू जी थे। 2 प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी, विशेष तथ्य संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका काम संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार करना था। कुल सदस्य, इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य शामिल थे। सदस्यों के नाम: 1. डॉक्टर B.R. अंबेडकर, अध्यक्ष। 2. N. गोपाल स्वामी आयंगर, 3. अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, 4. डॉक्टर K.M. मुशी, 5. सैयद मोहम्मद सादुल्लाहन, 6. माधव राव, इन्होंने B.L. मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था। 7. T.T. कृष्णमाचारी, इन्होंने 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। 5. अंतिम चरण और लागू होना, अडोप्शन एनैक्टमेंट। कुल समय, संविधान को बनाने में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन, सेशंस हुए। अंगीकृत, एडॉप्ट, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे पारित और अंगीकृत किया गया। इस दिन सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। पूर्णतः लागू, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू हुआ। 26 जनवरी की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न, MCQs। 1. भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कौन थे? A. डॉक्टर B.R. अंबेडकर, B. K.M. मुशी, C. B.N. राव, D. जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर C. सर B.N. राव को संविधान सभा का कानूनी संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, जिन्होंने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। 2. संविधान सभा द्वारा किस तिथि को भारतीय संविधान को अंगीकृत, एडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950, B. 26 नवंबर 1949, C. 15 अगस्त 1947, D. 9 दिसंबर 1946। सही उत्तर B. 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और इसे अंगीकृत किया गया, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 3. संविधान सभा की
प्रांतीय संविधान समिति प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के अध्यक्ष कौन थे? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी. डॉक्टर B.R. अंबेडकर। सही उत्तर बी. सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेहरू जी संघीय समितियों के और राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। 4 निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमिटी का सदस्य नहीं था? ए. डॉक्टर K.M. मुशी, बी. सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी. N. गोपालस्वामी आयंगर। सही उत्तर सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, वे पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। मुशी, सादुल्लाह और आयंगर प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में शामिल थे। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मुख्य विशेषताएं इसे विश्व के अन्य संविधानों से अलग और विशिष्ट बनाती है। परीक्षा के सटीक दृष्टिकोण से भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं नीचे बिंदुवार दी गई है। एक विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, विशाल आकार। यह दुनिया का सबसे विस्तृत और बड़ा लिखित संविधान है। इसका मुख्य कारण भारत की विशाल भौगोलिक स्थिति और विविधता है। संरचना। इसके मूल स्वरूप में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, जो वर्तमान संशोधनों के बाद लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियों में बदल चुकी है। 2 संघवाद, फेडरलिज्म, त्रिस्तरीय सरकार। इसका अर्थ है देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना। भारत में 3 स्तरों पर सरकारें काम करती है। केंद्र स्तर, यूनियन गवर्नमेंट, राज्य स्तर, स्टेट गवर्नमेंट, स्थानीय स्तर, पंचायती राज, नगर निकाय। शक्तियों का विभाजन। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है। 3 संसदीय शासन पद्धति, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जनता का प्रतिनिधित्व। शासन की इस प्रणाली में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही कानून बनाते हैं। कार्यपालिका, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्री, सीधे तौर पर विधायिका, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। देश के सभी नागरिकों को, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, बिना किसी जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के वोट देने का अधिकार प्राप्त है। 4 शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर्स। संविधान के अनुसार सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं जो एक दूसरे की शक्तियों को नियंत्रित और संतुलित करते हैं। विधायिका, लेजिस्लेचर। इसका काम देश के लिए कानून बनाना है, जैसे संसद और विधानसभाएं। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। इसका काम कानूनों को लागू करना और शासन चलाना है, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारी। न्यायपालिका, जुडिशरी। इसका काम कानूनों की व्याख्या करना और विवादों का निपटारा करना है, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। 5 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। संविधान का अंतःकरण। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की अंतश्चेतना या आत्मा भी कहा जाता है। ये अधिकार राज्य की शक्तियों के दुरुपयोग से नागरिकों की रक्षा करते हैं। संख्या। यह संविधान के भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 में दर्ज है। मूल रूप से ये 7 थे, परंतु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, संपत्ति का अधिकार हटने के बाद। 6 धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। राज्य का कोई धर्म नहीं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जहां राज्य आधिकारिक रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। समानता। देश के सभी नागरिकों को अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। 7 कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। संशोधन प्रक्रिया। भारतीय संविधान न तो पूरी तरह से लचीला है, जैसे ब्रिटेन का, जिसे आसानी से बदला जा सके, और न ही पूरी तरह से कठोर है, जैसे अमेरिका का,
जिसे बदलना बहुत मुश्किल हो। अनुच्छेद 368 इसके तहत कुछ प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से बदला जा सकता है, जबकि कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न एमसीक्यूज। एक भारतीय संविधान की किस विशेषता के तहत देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का अस्तित्व सुनिश्चित किया गया है? ए. संसदीय शासन प्रणाली। बी. संघवाद। सी. शक्तियों का पृथक्करण। डी. धर्मनिरपेक्षता। सही उत्तर बी. संघवाद। फेडरलिज्म का सीधा मतलब देश में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की बहुस्तरीय सरकारों का होना है। दो भारतीय संविधान के अनुसार कानूनों को लागू करने और शासन चलाने की जिम्मेदारी सरकार के किस अंग की होती है? ए. विधायिका। बी. कार्यपालिका। सी. न्यायपालिका। डी. चुनाव आयोग। सही उत्तर बी. कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का मुख्य कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू करना है। संविधान के लक्षण। भारतीय संविधान का मूल स्वरूप अर्धसंघीय है, क्योंकि इसके कुछ लक्षण इसे एकात्मक बनाते हैं तो कुछ संघनात्मक। भारतीय संविधान में एकारात्मक लक्षण। भारतीय संविधान का ढांचा ऊपर से संघात्मक फेडरल है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक यूनिटरी है। प्रसिद्ध संविधानविद के सी. व्हीयर ने इसी वजह से भारतीय संविधान को अर्धसंघीय क्वासी फेडरल कहा है। एकात्मक लक्षण वे प्रावधान है जो केंद्र सरकार यूनियन को राज्य सरकारों स्टेट्स की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रमुख एकात्मक लक्षण निम्नलिखित है। एक सशक्त केंद्र स्ट्रॉन्ग सेंटर। शक्तियों का झुकाव संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सबसे महत्वपूर्ण और रक्षा विदेश नीति जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय संघ सूची में रखे गए हैं। अवशिष्ट शक्तियां रेसिजुरी पावर्स अनुच्छेद 248 के तहत वे विषय जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, उन पर कानून बनाने का पूरा अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। 2 एकल संविधान सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। समान ढांचा भारत में राज्यों के पास अपना कोई अलग संविधान नहीं है। संपूर्ण देश और सभी राज्यों के लिए केवल एक ही संविधान काम करता है, जिसका उल्लंघन राज्य सरकारें नहीं कर सकती। 3 एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप। एक ही पहचान अमेरिका जैसी दोहरी नागरिकता डुअल सिटीजनशिप के विपरीत भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह झारखंड का हो या केरल का, वह केवल भारत का नागरिक कहलाएगा, न कि किसी विशेष राज्य का। 4 केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। केंद्र का प्रतिनिधि राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। राज्यपाल केंद्र के एक एजेंट प्रतिनिधि के रूप में काम करता है और राज्य की गतिविधियों पर नजर रखता है। 5 आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी प्रोविजंस। एकात्मक स्वरूप संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लागू होने पर पूरा देश स्वचालित रूप से एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। इस दौरान राज्यों की विधायी शक्तियां पूरी तरह केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है। 6 एकीकृत न्यायपालिका इंटीग्रेटेड जुडिशरी। शीर्ष पर एक अदालत। भारत में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अदालत प्रणालियां नहीं है। यहां सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट शीर्ष पर है और देश के सभी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स व अधीनस्थ न्यायालय इसके अधीन काम करते हैं। 7 अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज। केंद्रीय नियंत्रण आईएएस आईपीएस और इफ्स जैसे अधिकारियों का चयन केंद्र सरकार यूपीएससी द्वारा किया जाता है। ये राज्यों के मुख्य प्रशासनिक पदों पर तैनात होते हैं, लेकिन इन पर अंतिम अनुशासनात्मक नियंत्रण केंद्र का ही होता है। 8 राज्यों का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। सीमा परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत संसद बिना राज्यों की मर्जी के भी किसी राज्य का नाम
क्षेत्र या उसकी सीमा बदल सकती है। इसीलिए भारत को नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ कहा जाता है। परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न एमसीक्यू। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का एक एकात्मक लक्षण यूनिटरी फीचर है? ए. शक्तियों का विभाजन। बी. स्वतंत्र न्यायपालिका। सी. लिखित संविधान। डी. एकल नागरिकता। उत्तर डी. एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका और आपातकालीन प्रावधान एकात्मक लक्षण है, जबकि शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान संघीय फेडरल लक्षण कहलाते हैं। भारतीय संविधान में संघानात्मक लक्षण। भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक फेडरल है, जिसका सामान्य अर्थ यह है कि देश में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न राज्यों की सरकारों के बीच बंटी हुई है। यद्यपि भारतीय संविधान में संघ फेडरेशन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय संविधान के प्रमुख संघात्मक लक्षण नीचे दिए गए हैं। एक द्वैध शासन प्रणाली टू गवर्नमेंट्स, 2 स्तर की सरकारें। भारत में मुख्य रूप से 2 स्तरों पर सरकारें काम करती है। एक पूरे देश के लिए केंद्र सरकार दिल्ली और प्रत्येक प्रांत के लिए अपनी राज्य सरकार, जैसे रांची में झारखंड सरकार। स्वायत्तता। दोनों ही स्तर की सरकारें संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है और अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। 2 लिखित संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोच्चता का आधार। संघात्मक व्यवस्था की सबसे अनिवार्य शर्त यह है कि संविधान लिखित होना चाहिए ताकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को लेकर कोई भ्रम या विवाद न हो। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 3 शक्तियों का विभाजन डिवीजन ऑफ पावर्स। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। संघ सूची यूनियन लिस्ट। इस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, जैसे रक्षा, रेलवे, विदेश नीति। राज्य सूची स्टेट लिस्ट। इस पर सामान्य परिस्थितियों में केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, जैसे पुलिस, कृषि, स्थानीय प्रशासन। समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद होने पर केंद्र का कानून मान्य होता है, जैसे शिक्षा, वन, विवाह। 4 संविधान की सर्वोच्चता सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कानूनी प्रधानता। देश में संविधान ही सर्वोच्च कानून है। केंद्र या राज्य सरकार ऐसा कोई भी कानून या अध्यादेश नहीं बना सकती जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो। 5 स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका इंडिपेंडेंट जुडिशरी। विवादों का निपटारा। यदि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों या सीमाओं को लेकर कोई विवाद पैदा होता है, तो उसके समाधान के लिए एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। न्यायपालिका सरकार के दबाव से पूरी तरह मुक्त होकर काम करती है। 6 संविधान की कठोरता रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यों की सहमति। संघात्मक ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव या केंद्र राज्य संबंध में बदलाव करने के लिए संसद अकेले संशोधन नहीं कर सकती। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी अनिवार्य होती है। 7 द्विसदनीय विधायिका बाइकैमरलिज्म। राज्यों का प्रतिनिधित्व। भारतीय संसद में 2 सदन है, लोकसभा जो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा की उपस्थिति राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघात्मक व्यवस्था का एक अनिवार्य लक्षण है। परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न एमसीक्यू। भारतीय संविधान के किस संघात्मक लक्षण के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है? ए. स्वतंत्र न्यायपालिका। बी. 7वीं अनुसूची की 3 सूचियां। सी. द्विसदनीय विधायिका। डी. संविधान की सर्वोच्चता। उत्तर बी. 7वीं अनुसूची की 3 सूचियां। 7वीं अनुसूची की संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां सीधे तौर पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संघीय विभाजन डिवीजन ऑफ पावर्स को दर्शाती है। ऐसे तत्व
जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन वे उसके संघीय स्वरूप को प्रभावित करते हैं, जैसे एक भारत में दलीय स्वरूप। भारत में दलीय स्वरूप पार्टी सिस्टम इन इंडिया, बहुदलीय व्यवस्था मल्टी पार्टी सिस्टम पर आधारित है, जहां विभिन्न राजनीतिक दलों को अपनी विचारधारा के अनुसार चुनाव लड़ने और सरकार बनाने की पूरी स्वतंत्रता है। सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र सिविक्स खंड के लिए दलीय व्यवस्था का वर्गीकरण और इसके नियम अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्तमान परिदृश्य और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार भारत में दलीय स्वरूप की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। एक बहुदलीय व्यवस्था मल्टी पार्टी सिस्टम, विविधता का प्रतिबिंब। भारत की विशाल भौगोलिक, धार्मिक, भाषाई और जनजातीय विविधता के कारण यहां किसी एक या दो दलों की व्यवस्था सफल नहीं हो सकती थी। इसी वजह से देश में सैकड़ों छोटे बड़े राजनीतिक दल सक्रिय है। दो राजनीतिक दलों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टीज। भारत का निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुख्य रूप से दलों को दो श्रेणियों में विभाजित करता है। राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टीज। वर्तमान में भारत में कुल 6 राष्ट्रीय दल है। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कम एक शर्त पूरी करनी होती है। वह दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, या लोकसभा चुनाव में कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें 11 सीटें जीती हों और ये सदस्य कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से चुनकर आए हों, या लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीती हों। महत्वपूर्ण तथ्य वर्तमान में राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त प्रमुख दलों में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, आम आदमी पार्टी आप, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी शामिल है। बी राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल स्टेट रीजनल पार्टीज। ये दल किसी विशेष राज्य या क्षेत्र की समस्याओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। झारखंड विशेष झारखंड के प्रमुख क्षेत्रीय दलों में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, आजसू और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी शामिल है, जो राज्य की राजनीति में मुख्य भूमिका निभाते हैं। 3 गठबंधन की राजनीति कोalition पॉलिटिक्स मिश्रित सरकारें। बहुदलीय स्वरूप के कारण पिछले कुछ दशकों में केंद्र और राज्यों में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत न मिलने पर गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। प्रमुख गठबंधन वर्तमान भारतीय राजनीति मुख्य रूप से 2 बड़े राष्ट्रीय गठबंधनों के इर्द गिर्द घूमती है। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भाजपा के नेतृत्व में। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के नेतृत्व में। 4 दलीय व्यवस्था के अन्य प्रमुख लक्षण विचारधारा की विविधता। दक्षिणपंथी राइट विंग, वामपंथी लेफ्ट विंग और केंद्रवादी सेंट्रिस्ट विचारधारा वाले दल भारत में सहअस्तित्व में है। दलबदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ दलीय अनुशासन बनाए रखने के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन 1985 के तहत दलबदल को प्रतिबंधित किया गया है। परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न एमसीक्यूज 1। वर्तमान नियमों के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है? अ 3 राज्यों में, बी 4 राज्यों में, सी 5 राज्यों में, डी 6 राज्यों में। सही उत्तर बी। यदि कोई पंजीकृत दल कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय राज्य स्तरीय दल का दर्जा पा लेता है, तो निर्वाचन आयोग उसे राष्ट्रीय दल घोषित कर देता है। 2 राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले दलबदल को रोकने के लिए भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ए 8वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची, डी 11वीं अनुसूची। सही उत्तर 10वीं अनुसूची दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है,
जबकि 8वीं अनुसूची भाषाओं से और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से जुड़ी है। 3 योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग। 1 योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, स्थापना 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और परामर्शदात्री संस्था के रूप में की गई थी। मुख्य कार्य, देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स तैयार करना और राज्यों को फंड आवंटित करना था। संरचना, इसके पदेन अध्यक्ष, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, प्रधानमंत्री होते थे। अंतिम चरण, योजना आयोग ने अपने कार्यकाल में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं 2012 से 2017 लागू कीं। अगस्त 2014 में इसे समाप्त करने की घोषणा की गई। 2 नीति आयोग, स्थापना, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया। प्रकृति, यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। यह एक गैर संवैधानिक और नीति निर्माण संस्था है। मुख्य दृष्टिकोण, यह बॉटम अप दृष्टिकोण पर काम करता है, जिसमें नीचे से ऊपर, गांव से केंद्र की ओर नीतियां बनती है। योजना आयोग टॉप डाउन मॉडल पर चलता था। सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, नीति आयोग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल में शामिल कर निर्णय प्रक्रिया में बराबर का भागीदार बनाया गया है। 3 नीति आयोग की वर्तमान संरचना, करंट स्ट्रक्चर, अध्यक्ष, चेयरपर्सन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। शासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न, MCQ, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य या विशेषता है? A, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। B, राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय फंड आवंटित करना। C, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना। D, यह एक पूर्णतः संवैधानिक निकाय है। उत्तर C, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना। नीति आयोग का मुख्य लक्ष्य केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर सहकारी संघवाद को मजबूत करना है। पंचवर्षीय योजनाएं और फंड आवंटन पुराने योजना आयोग के कार्य थे। 4 राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC, भारत में विकास के मामलों और पंचवर्षीय योजनाओं पर अंतिम निर्णय लेने तथा विचार विमर्श करने वाली सर्वोच्च संस्था थी। हालांकि वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के गठन और इसकी शासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल बनने के बाद से राष्ट्रीय विकास परिषद की कोई बैठक नहीं हुई है और इसके कार्यों को व्यावहारिक रूप से नीति आयोग द्वारा ही संभाला जाता है। 1 स्थापना और प्रकृति, एस्टैब्लिशमेंट नेचर। स्थापना तिथि, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन द्वारा किया गया था। प्रकृति, योजना आयोग और नीति आयोग की तरह ही NDC भी एक गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और गैर वैधानिक, नॉन स्टैट्यूटरी निकाय है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। 2 परिषद की संरचना, कॉम्पोजिशन। यह एक उच्च स्तरीय मंच है जो नियोजन, प्लानिंग में सहकारी संघवाद को दर्शाता है। इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष, चेयरमैन, भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। सदस्य, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक, उपराज्यपाल। नीति आयोग, पूर्व में योजना आयोग के सभी सदस्य। सचिव, नीति आयोग के सचिव ही इस परिषद के भी सचिव के रूप में कार्य करते हैं। 3 मुख्य कार्य और उद्देश्य, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स। योजनाओं का अंतिम अनुमोदन, योजना आयोग द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से मंजूरी, अप्रूव देना इसका सबसे प्रमुख कार्य था। NDC की मंजूरी के बिना कोई भी राष्ट्रीय योजना लागू नहीं हो सकती थी।
संतुलित विकास, देश के सभी हिस्सों और आर्थिक क्षेत्रों का तीव्र व संतुलित विकास सुनिश्चित करना। नीतियों की समीक्षा, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक नीतियों की समय समय पर समीक्षा करना। 4 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिंदु, क्विक फैक्ट्स। प्रथम बैठक। एनडीसी की पहली बैठक नवंबर 1952 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। सुझाव का स्रोत, इस प्रकार की एक समन्वय संस्था के गठन का विचार सर्वप्रथम 1946 में के सी नियोगी की अध्यक्षता वाले योजना सलाहकार बोर्ड द्वारा दिया गया था। अभ्यास प्रश्न MCQs। एक राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1950, बी 1952, सी 1955, डी 2015। सही उत्तर बी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था, जबकि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। 2 निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष होता है? ए देश के राष्ट्रपति, बी केंद्रीय वित्त मंत्री, सी देश के प्रधानमंत्री, डी नीति आयोग के उपाध्यक्ष। सही उत्तर सी। भारत के प्रधानमंत्री पदेन रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विभिन्न देशों के सफल लोकतांत्रिक देशों के सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक प्रावधानों और ऐतिहासिक अधिनियमों का एक अद्भुत मिश्रण है। संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के लगभग 60 देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया और उनके अच्छे तत्वों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालकर संविधान में शामिल किया। इसी कारण इसे कभी कभी आलोचनात्मक रूप से उधार का थैला भी कहा जाता है। सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र खंड के लिए विभिन्न देशों से लिए गए प्रमुख प्रावधानों की विस्तृत सूची नीचे दी गई है। 1 भारत सरकार अधिनियम 1935 सबसे बड़ा स्रोत। भारतीय संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा, करीब 250 अनुच्छेद, इसी अधिनियम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिया गया है। संघीय तंत्र, फेडरल स्कीम, राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर, न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशंस, आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। ध्यान दें, आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का नियम जर्मनी से है। 2 ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकात्मक लक्षण, विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कानून बनाने की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम, द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरलिज्म, लोकसभा और राज्यसभा, परमाधिकार लेख, रिट, प्रिरोगेटिव रिट्स। 3 संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भाग 3, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायिक पुनरावलोकन, समीक्षा का सिद्धांत, जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, उपराष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल, विचार अमेरिका से, जबकि भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 4 आयरलैंड का संविधान, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य के नीति निदेशक तत्व, DPSP, भाग 4, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। 5 कनाडा का संविधान, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, रेसिजुरी पावर्स वेस्टिंग विद द सेंटर, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 6 ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट,
7वीं अनुसूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। अनुच्छेद 108, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। 7 जर्मनी का वाइमर संविधान, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन, निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। 8 पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर वर्तमान रूस का संविधान, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग 4A, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श। 9 दक्षिण अफ्रीका का संविधान, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। अनुच्छेद 368, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। 10 फ्रांस का संविधान, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। गणतंत्रात्मक ढांचा, रिपब्लिकन सिस्टम। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। अभ्यास प्रश्न, MCQs। एक भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निदेशक तत्व, DPSP, किस देश के संविधान से प्रेरित है? A. संयुक्त राज्य अमेरिका। B. कनाडा। C. आयरलैंड। D. ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर C. आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्वों, अनुच्छेद 36 से 51 को लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार और कनाडा से मजबूत केंद्र लिया गया है। 2 संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? A. जर्मनी। B. ऑस्ट्रेलिया। C. दक्षिण अफ्रीका। D. पूर्व सोवियत संघ। सही उत्तर B. ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का विचार लिया गया है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जर्मनी से आपातकाल में अधिकारों का निलंबन लिया गया है। संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वे अतिरिक्त सूचियां हैं जो विभिन्न अनुच्छेदों के प्रशासनिक और विधायी विवरणों को विस्तार से प्रस्तुत करती है। मूल संविधान 1950 में केवल 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के बाद वर्तमान में इनकी कुल संख्या 12 हो गई है। सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र खंड के लिए 1 से 12 तक की सभी अनुसूचियों का विवरण नीचे दिया गया है। पहली अनुसूची, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, यूटीज, के नाम एवं उनके क्षेत्रीय विस्तार का विवरण। दूसरी अनुसूची, मुख्य संवैधानिक पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार। तीसरी अनुसूची, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान, ओथ्स अफर्मेशंस के प्रारूप। चौथी अनुसूची, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवीं अनुसूची, देश के अनुसूचित क्षेत्रों, स्केड्यूल्ड एरियाज और अनुसूचित जनजातियों, एसटीज, के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े विशेष प्रावधान। छठी अनुसूची, पूर्वोत्तर के 4 विशेष राज्यों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखने की ट्रिक, AMTM, के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान। 7वीं अनुसूची, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करने वाली 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाएं, मूल रूप से 14 थीं। 2004 में संथाली सहित 4 नई भाषाएं जोड़ी गईं। बाद में जोड़ी गई 4 महत्वपूर्ण अनुसूचियां, एग्जाम हिट पॉइंट्स, ये चारों अनुसूचियां और इनसे संबंधित संशोधन परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से जुड़े अधिनियम, इसे न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए बनाया गया था। पहला संविधान संशोधन 1951 तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची, दलबदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के नियम। 52वां संविधान संशोधन 1985, इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता लाना और दलबदल रोकना है। 11वीं अनुसूची,
पंचायती राज संस्थाएं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की शक्तियां और जिम्मेदारियां। 73वां संविधान संशोधन 1992। इस अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची, नगर पालिकाएं, शहरी स्थानीय स्वशासन या नगर निकायों के अधिकार और उत्तरदायित्व। 74वां संविधान संशोधन 1992। इस अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्राप्त है। सभी 12 अनुसूचियों को क्रम से याद रखने की इंग्लिश ट्रिक। आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम वाक्य से इसे 10 सेकंड में याद रख सकते हैं। टी टेरिटोरी 1 सेंट, राज्य और संघ क्षेत्र। ई इमोल्यूमेंट्स 2 एनडी, वेतन और भत्ते। अफर्मेशंस 3 आरडी, शपथ। आर राज्यसभा 4 एथ, राज्यसभा सीटें। एस स्केड्यूल्ड एरियाज 5 एथ, अनुसूचित क्षेत्र। ओ अदर ट्राइब्स 6 एथ, पूर्वोत्तर की जनजातियां। एफ फेडरल 7 एथ। सूचियों का संघीय विभाजन। ओ ऑफिशियल लैंग्वेजेस 8 एथ, राजभाषाएं। एल लैंड रिफॉर्म्स 9 एथ, भूमि सुधार। डी डिफेक्शन 10 एथ, दलबदल विरोधी कानून। पी पंचायत 11 एथ, पंचायती राज। एम म्यूनिसिपैलिटीज 12 एथ, नगर पालिकाएं। परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न एमसीक्यूज। एक भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, जो पंचायती राज से संबंधित है, के अंतर्गत पंचायतों को कार्य करने के लिए कितने विषयों सब्जेक्ट्स का उल्लेख किया गया है? ए 18 विषय, बी 22 विषय, सी 29 विषय, डी 45 विषय। सही उत्तर सी 73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय तय है, जबकि 12वीं अनुसूची नगर पालिका में 18 विषय है। 2 राजनीतिक दलबदल पर अंकुश लगाने वाली 10वीं अनुसूची को किस वर्ष और किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? ए 1951 प्रथम संशोधन, बी 1976 42वां संशोधन, सी 1985 52वां संशोधन, डी 1992 73वां संशोधन। सही उत्तर सी वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से राजीव गांधी सरकार के समय दलबदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। सीमाएं भारतीय संविधान के भाग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसे एक सुव्यवस्थित रूप प्रदान करते हैं, जिन्हें आप संविधान के अध्याय चैप्टर्स के रूप में समझ सकते हैं। मूल संविधान 1950 में कुल 22 भाग थे। समय समय पर हुए विभिन्न संशोधनों के बाद नए उपभागों को जोड़ने और एक भाग को हटाने, भाग 7 के बाद वर्तमान में कुल भागों की संख्या 25 हो गई है। भारतीय संविधान के सभी 25 भागों की विस्तृत सूची। भाग आई संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप। अनुच्छेद 5 से 11 भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भाग 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 12 से 35 इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 यह आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। अनुच्छेद 51 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। भाग वी संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट। अनुच्छेद 52 से 151 राष्ट्रपति संसद और सर्वोच्च न्यायालय शामिल है। भाग 6 राज्य सरकारें स्टेट गवर्नमेंट्स। अनुच्छेद 152 से 237 राज्यपाल मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय शामिल है। भाग 7 प्रथम अनुसूची के भाग बी के राज्य। अनुच्छेद 23 87वें संशोधन 1956 द्वारा निरस्त हटाया गया। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटोरीज। अनुच्छेद 239 से 242 यूटीज के प्रशासनिक नियम दर्ज है। भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था। अनुच्छेद 243 से 243 73वें संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। भाग 9 नगर पालिकाएं म्यूनिसिपैलिटीज।
अनुच्छेद 243 पी से 243 जेजी 74वें संशोधन 1992 द्वारा शहरी स्वशासन जुड़ाव भाग 9 सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटीज अनुच्छेद 243 जेड से 243 जेटी 97वें संशोधन 2011 द्वारा शामिल किया गया। भाग एक्स अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 244 इसमें असम मेघालय आदि के विशेष नियम है। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध रिलेशंस अनुच्छेद 245 से 263 प्रशासनिक और विधायी संबंधों का विवरण। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाय और वाद अनुच्छेद 264 से 300 इसी में अनुच्छेद 300 संपत्ति का अधिकार भाग 13 भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य अनुच्छेद 301 से 307 देश में व्यापारिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। भाग 14 केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323 इसमें यूपीएससी और जेपीएससी एसपीएससी शामिल है। भाग 14 अधिकरण ट्राइब्यूनल्स अनुच्छेद 323 से 323 बी 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। भाग 15 निर्वाचन इलेक्शंस अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव आयोग और निर्वाचन प्रक्रिया। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 330 से 342 एससी सेंट और ओबीसी के लिए आरक्षण संबंधी नियम। भाग 17 राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज अनुच्छेद 343 से 351 इसमें संघ की भाषा और 22 भाषाएं शामिल है। भाग 18 आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी अनुच्छेद 352 से 360 राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। भाग 19 प्रकीर्णन मिसलेनियस अनुच्छेद 361 से 367 राष्ट्रपति और राज्यपालों को कानूनी छूट। भाग 21 संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392 विभिन्न राज्यों के लिए विशेष दर्जे जैसे 371। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ अनुच्छेद 393 से 395 संविधान का नाम और लागू होने के प्रावधान। नोट गिनती के अनुसार अंतिम भाग संख्या 22 ही है, लेकिन संशोधनों द्वारा जोड़े गए 4 अतिरिक्त उपभागों 4A, 9A, 9B, 14A और एक निरस्त भाग 7 को मिलाकर कुल संख्या 25 बैठती है। डॉट परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न MCQs एक भारतीय संविधान का भाग 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? A. आपातकालीन उपबंध B. निर्वाचन चुनाव C. राजभाषा D. संविधान संशोधन सही उत्तर B. भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन आयोग और देश की चुनाव प्रणाली से संबंधित है। भाग 18 आपातकाल से और भाग 21 संशोधन से जुड़ा है। 2 संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? A. भाग 4 B. भाग 9 C. भाग X D. भाग 11 सही उत्तर B. भाग 9 में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतों का पूरा खाका दिया गया है। भाग 9 नगर पालिकाओं के लिए है। मूल अधिकार वर्तमान में प्राप्त 6 मूल अधिकारों का विस्तृत विवरण। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण कानून के सामने सब बराबर है। अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म मूलवंश जाति लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन सरकारी नौकरियों के विषयों में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता छुआछूत का अंत और उसका आचरण कानूनन दंडनीय अपराध। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत सेना और विद्या संबंधी सम्मानों को छोड़कर राजा महाराजा जैसे टाइटल्स पर रोक। B स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 अनुच्छेद 19
इसके तहत नागरिकों को 6 प्रकार की लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं दी गई है। 19(1) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। 19(1)(b) शांतिपूर्वक और बिना शस्त्रों के सभा करने की स्वतंत्रता। 19(1)(c) संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। 19(1)(d) भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद संचरण, घूमने की स्वतंत्रता। 19(1)(e) भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। 19(1)(g) कोई भी वृत्ति व व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं, डबल जियोपार्डी। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार, आरटीई 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य। सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जबरन श्रम और बेगारी, बिना वेतन काम कराना पर पूर्ण प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य किसी खतरनाक नियोजन में लगाने पर प्रतिबंध, बाल श्रम निषेध। डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों, टैक्सेस के भुगतान से मुक्ति। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ई संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, उन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन करने का अधिकार। एफ संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार अर्थहीन है। रिट जारी करने की शक्ति, यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत, या हाई कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। इसके लिए न्यायालय 5 प्रकार की रिट्स जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियास कॉर्पस, बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना। परमादेश, मैंडेमस, किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसके कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देना। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकना। उत्प्रेषण, सेटियोरारी, अधीनस्थ न्यायालयों से लंबित मुकदमों को समीक्षा के लिए ऊपर मंगाना। अधिकार पृच्छा, क्वोवोरेंटो, किसी व्यक्ति से यह पूछना कि उसने किस अधिकार या दावे के तहत किसी सार्वजनिक पद को ग्रहण किया है। मूल अधिकारों से जुड़े अपवाद और विशेष नियम, एग्जाम हिट पॉइंट्स, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रभाव। जब देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, तब राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, जिसमें केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानसभाएं और स्थानीय प्राधिकरण जैसे पंचायत व नगरपालिका शामिल है। MCQs, एक भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान भी राष्ट्रपति द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता है? अ. अनुच्छेद 14 और 19। बी. अनुच्छेद 19 और 20। सी.
अनुच्छेद 20 और 21। डी। अनुच्छेद 21 और 22। सही उत्तर सी। अनुच्छेद 20 और 21 को 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद यह सुरक्षा दी गई कि इन्हें आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहा था? ए। अनुच्छेद 14। बी। अनुच्छेद 19। सी। अनुच्छेद 21। डी। अनुच्छेद 32। दो का सही उत्तर डी। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकारों को लागू कराने की गारंटी देता है, इसलिए अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। आज जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।